इस एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है ना। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है ये स्कूल दिल्ली में है। और अगर हम बात करें कि नवोदय और केंद्रीय विद्यालय स्कूल के बाद सीएम श्री स्कूल भी टॉप पर चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है और क्लास 11th में एडमिशन लेना है तो उसके जो रजिस्ट्रेशन है वो ख़त्म हो चुके हैं। तो इस बार इस 1 से 1.5 महीने में मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो भी कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन आपको मैं बताऊँगा, और आपकी सिलेक्शन का जो चांस है वो मैं ज़रूर बढ़ाऊँगा, ठीक है ना। तो हम 11th क्लास की बात करेंगे और स्टेम, खासकर स्टेम कोर्स के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना होगा कि ये जो है हमारा ओवरव्यू, हम आज क्या क्या देखेंगे। सिलेबस देखेंगे, मार्किंग स्कीम देखेंगे और पीवाईक्यू और कॉन्सेप्ट, ठीक है। पीवाईक्यू के बारे में अलग से बात करेंगे, ठीक। तो पहले हम सिलेबस देखते हैं। ऑफिशियल सिलेबस है ये, ठीक है ना। ऑफिशियल सिलेबस है। और अगर हम बात करें तो इसमें 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। लैंग्वेज इंग्लिश, मतलब आपको ग्रामर से ही ज़्यादातर पोर्शन होगा, प्लस पैसेज। मेंटल एबिलिटी में क्या होगा, आपका रीजनिंग आती है, ठीक है ना। जैसे एज रिलेटेड रीजनिंग होती है, आपका नंबर रेशियो है ना, इन सब से आपका रीजनिंग होगा। मेन जो टॉपिक है हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी और सोशल साइंस, ये हमारा स्टेम से है। स्टेम में सोशल साइंस से नहीं आएगा सवाल, ठीक है ना। तो देखते सिलेबस इन्होंने लिखा नहीं है कि कौन कौन से चैप्टर आएंगे, लेकिन वेट हम अपने हिसाब से इसको समझेंगे, ठीक है। देखो सब इन्होंने लिखा है, चूज एंड डिसिप्लिन एंड इवेल्यूट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिकल एबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सपेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट हु हैव स्टडीड लाइक एट द सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल। ये है मेन मुद्दा। क्वेश्चन थ्योरेटिकल वाइज नहीं आएंगे, क्वेश्चन एप्लीकेशन पर बेस आएंगे बच्चों। तो आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है। आपको थ्योरी अगर रटोगे तो दिक्कत होगी, आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। और एक और चीज़ इन्होंने लिखा है यहाँ पर, फाउंडेशनल क्लास 11th लेवल, मीन्स आपको 11th क्लास का बेसिक भी आना चाहिए। तो इस सीरीज़ में आपको क्या बेनिफिट होंगे वो मैं आपको बता दूं। इस सीरीज़ में आपको 11th का खुद से अलग से नहीं पढ़ना होगा, मैं खुद ही जो भी टॉपिक होंगे मैं उसमें 11th का भी ऐड ऑन कर दूंगा, ठीक है ना। जैसे आज हम मोशन पढ़ेंगे तो मोशन का फर्स्ट पार्ट है, आज मोशन 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो उसमें आज मैं मोशन में एक चीज़ पढ़ाऊँगा जो 11th का है, ठीक है। और जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब मैं ऐड ऑन कर दूंगा, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं लेने की ज़रूरत है। तो ये आइए देखते हैं कि मार्किंग स्कीम क्या होती है इसकी। देखो बच्चों, मार्किंग स्कीम में क्या है कि देखो ये स्टेम का कोर्स है, हाई एंड 21st सेंचुरी, मतलब वही है। तो इसमें क्या क्या है आपके पास, 4 है। इंग्लिश है, वेट इंग्लिश है, मेंटल एबिलिटी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। तो बच्चों अगर मैं ध्यान दूं तो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ क्या है इसमें पढ़ने के लिए, अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आपने 10th तक अच्छे से पढ़ाई करी है और अगर आपको स्कोर बूस्ट करना है, आपका सिलेक्शन पक्का करना है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री को ध्यान देना है, क्योंकि इसमें से 40 क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, 40। मैथ और बायो पे ध्यान क्यों कम देना है, क्योंकि आपने बायोलॉजी पढ़ी है अगर 10th, तो बायोलॉजी इतनी कठिन नहीं है, 9th की भी उतनी कठिन नहीं है, मैथ भी कठिन नहीं है। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में बच्चे गड़बड़ा देते हैं, ठीक है ना। रिएक्शंस प्लस फिजिक्स में इतने लॉज हैं, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, ठीक है ना। तो मैं फिजिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक। और साथ में इंग्लिश और मेंटल एबिलिटी के भी टॉपिक कराऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है ना। इंग्लिश और फिजिक्स साथ चलेगी अभी, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में बच्चे गड़बड़ करते हैं, क्योंकि ग्रामर समझनी ज़रूरी है, ओके। चिंता मत करो, मैं सारे टॉपिक और नोट्स भी अवेलेबल करा दूंगा अपने चैनल पर। आइए आगे बढ़ते बिना टाइम वेस्ट करें, ठीक है। तो फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। फिजिक्स में आ रहे हैं आपके 9 चैप्टर। मोशन एंड मैकेनिक्स, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन एंड फ्लूइड्स, वर्क एनर्जी, पावर, साउंड, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल आई, इलेक्ट्रिसिटी एंड 9th है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमें ध्यान देना है कि देखो, अगर एक बात देखें तो अगर इसमें से जो 4 चैप्टर हैं
वो 10th लेवल पर है, ठीक है। जो 5 चैप्टर वो 9th है। एक और चीज़ है 11th की भी टॉपिक आएंगे, ठीक है। तो आज हम मोशन पढ़ेंगे, मोशन का हाफ पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी मोशन का पार्ट 2 हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहली और एक और बात है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको नेट पे नहीं अवेलेबल होंगे, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, आपको नवोदय के स्कूल के PYQ प्लस आपको केंद्रीय विद्यालय और अगर हम ज़रूरत पड़ी तो NTSC के भी करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन उस वहाँ से भी उठाएंगे ताकि हमें एक आइडिया हो कि पेपर कैसा आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं मोशन, द बेसिक स्केलर एंड वर्सेस वेक्टर। मतलब क्या है कि बच्चों देखो, फिजिक्स में ना हमारे पास दो टाइप की क्वांटिटीज़ होती हैं, एक वेक्टर और एक स्केलर। देखो स्केलर में क्या होता है कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिसका जिसका रिश्ता नंबरों से हो सिर्फ, ठीक है ना। क्वांटिटीज़ पता है आपको, जैसे किसी भी चीज़ को आप नापते हो तो उसके पीछे यूनिट लगाते हो, मीटर। जैसे आप किसी की हाइट नाप रहे हो तो उसके पीछे मीटर लगाओगे, किसी का वेट नाप रहे हो तो kg, ठीक है ना। तो ये सब क्वांटिटीज़ होती है और इनको ये सब हमें क्या बताते हैं, नंबर बताते हैं ना। और नंबर बताने वाले को स्केलर क्वांटिटीज़ कहा जाता है। इसमें मेन चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम्पल आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ है एनर्जी भी एक तरीके का स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो आ जाते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ पर। वेक्टर ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास दो मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। एग्जाम्पल के लिए फोर्स, वेलोसिटी, आप प्रेशर भी ले सकते हो। प्रेशर आप लगाते हो तो कहीं डायरेक्शन होती है ना उसकी, ठीक है ना। फोर्स की बात करें तो देखो, फोर्स जैसे किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हो तो एक डायरेक्शन होती है उसके पास, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि बिना डायरेक्शन के आप कहीं भी फोर्स लगा रहे हो, आपको पता है कि मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक। स्केलर में एग्जाम्पल आपको पता ही है, टेम्परेचर, स्पीड। तो ये एग्जाम्पल आपको याद करना ज़रूरी है, और समझ गए तो याद करने की क्या ही देर है। चलो, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। डिस्टेंस क्या होता है आपने पढ़ा ही है, टोटल पाथ लेंथ, ठीक है, कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। तो ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बारे में ये है कि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, ना ही नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि लेंथ है ना, लेंथ कभी नेगेटिव होगी, ठीक है। तो इसका अगर एग्जांपल ले तो ए से कोई ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन है, वो A से B जाता है, B से C जाता है, C से D जाता है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, AB प्लस BC प्लस CD, ठीक है। मैंने पॉइंट लिखा है, इसको इग्नोर करो। AB प्लस BC प्लस CD होगा, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट, बच्चों इसमें गड़बड़ ये करते हैं कि इन दोनों में अंतर ही नहीं समझते। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट है। मीन्स अगर मैं इसी में पूछूं आपसे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर एक पर्सन A से B गया, B से C गया, C से D गया, तो डिस्प्लेसमेंट बता दो, बताओ। कमेंट में बता सकते हो आप डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट होगा A से लेकर D तक का, ठीक है, क्योंकि शॉर्टेस्ट है, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट और इनिशियल ये था, फाइनल ये था, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये था, तो मतलब यही तो हुआ डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। शॉर्टेस्ट, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है हमारे पास कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो और नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव तो होता ही है, लेकिन इसमें जीरो भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। कैसे, अरे कोई पर्सन है, ठीक है, वो सर्कुलर मोशन करता है, वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे आता है वापस, तो फिर वही उसका जो स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट है वो सेम है, और इसीलिए वो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। प्रॉब्लम 1, A body travels in a semicircular path of radius 10 meter, starting its motion from point A to point B. Calculate the distance and displacement. तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे और फिर एक सेमी सर्कुलर डायग्राम बनाएंगे जिसमें A है और ये B है, ठीक है। तो इसमें बोला गया बॉडी ट्रैवल करती है सेमी सर्कुलर, तो डिस्टेंस कहाँ होगा, डिस्टेंस ये होगा, ठीक है। तो अगर आपको मैथ पढ़ी है तो सेमी सर्कल का जो पैरामीटर होता है, या सेमी पैरामीटर ऑफ सर्कल कह लो, तो वो क्या होता है, पाई आर, वही हमारा डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये इस पे पाथ पे जा रहा है, तो यही हमारा डिस्टेंस हमारा होगा। और पाई आर की वैल्यू डाल दो, पाई की वैल्यू थी 3.14 इंटू 10, सॉल्व करेंगे 31.4 मीटर आएगा। अब ऑन दी अदर साइड डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, आप एक बार वीडियो रोक कर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, खुद सोचो कि अगर A से B तक गया बंदा, और डिस्प्लेसमेंट की अगर आपको डेफिनेशन पता है
तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा ए से लेकर बी तक का शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। और ये ही हमारा आंसर होगा ए ओ प्लस ओ बी, ठीक है। और वैल्यू क्या आएगी 20 मीटर। आई होप आपको इतना बेसिक चीज़ समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है? स्पीड क्या होती है? स्पीड होता है हमारा कितनी तेज़ी से आप जा रहे हो, ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, टाइम की सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो गया। और ऑन दी अदर साइड वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी स्पीड विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, मतलब अगर आपके पास डायरेक्शन भी है स्पीड के साथ तो वही वेलोसिटी कहलाती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए स्पीडोमीटर आपको स्पीड बताता है ना कि डायरेक्शन, तो ये स्पीड बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा है, वो पर्सन है, वो एक, ठीक है, वो नॉर्थ की तरफ इतने किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो मतलब वो वेलोसिटी बता रहा है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन भी पता लगी हमें, वो नॉर्थ में जा रहा है। और इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, ठीक है। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, मतलब कोई पर्सन वो इस यहाँ से ऐसे या ऐसे गया, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, तो उसका अगर एवरेज स्पीड पूछा जाए तो मान लो ये 5 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा? इन सब को ऐड करेंगे, ठीक है ना, डिस्टेंस को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करेंगे। मतलब अगर टाइम भी दे रखा होगा, इसको इतना घंटा, 1 घंटा लगा यहाँ से आने में, 2 यहाँ से आने में 3, तो टाइम को ऐड करके डिवाइड करेंगे। एवरेज वेलोसिटी सिंपल वेलोसिटी ही है, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट आपका शॉर्टेस्ट पाथ होता है, इसको चेंज नहीं कर सकते आप। एक न्यूमेरिकल है जिसमें कहा गया है कि उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, ठीक है। तो इसका डायग्राम बना कर अगर देखें तो एक स्विमिंग पूल है, उसमें उसकी लेंथ है 90 मीटर, और जो स्विमर है वो पहले एक तरफ से जाता है, वापस वहीं आ जाता है, ठीक है। तो मीन्स अगर हम बात करें स्पीड की, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अगर याद होगा तभी कर पाओगे। टोटल डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस कितना लगा, वो पर्सन यहाँ से आ गया, यहाँ से वापस आ गया, तो 90 + 90 180, ठीक है। और डिवाइडेड बाई टाइम कितना है? 1 मिनट दे रखा है इन्होंने, 1 मिनट टोटल टाइम। तो स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ मिनट को मीटर सेकेंड में बदलना पड़ेगा, उसके लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और आंसर आएगा 3 मीटर पर सेकेंड। ऑन दी अदर साइड एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी आएगी 0/1 मिनट। क्यों? क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जिस स्टार्टिंग पॉइंट ये था वापस वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ ना, इसीलिए हमारा एवरेज वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा एक्सेलरेशन ईजी है। अगर आपके पास व्हीकल है तो आपके पास बाइक या कार में एक्सेलरेटर होता है, वो क्या काम करता है? वो स्पीड को बढ़ाता है, ठीक है ना, स्पीड को चेंज करता है, ठीक है ना, टाइम के साथ। तो वही डेफिनेशन है। अगर फॉर्मूला देखा जाए तो एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक। और इसका फॉर्मूला होता है v - u डिवाइड बाई टाइम। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन का। और इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यही एप्लीकेशन है मोशन का। अगर आपको मोशन चैप्टर समझ आ गया तो आप ग्राफ को समझ सकते हो। तो पेपर में इसी में से ज़्यादा पूछने के चांसेस हैं, क्योंकि जो ग्राफ है वही एप्लीकेशन है मोशन का, ठीक है। तो अगर आप ग्राफ सॉल्व कर पा रहे हो तो आपको मोशन चैप्टर समझ आ गया है। चलो ग्राफ देखते हैं। पहला हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला ग्राफ क्या है? देखो, अगर ये एस यहाँ पर डिस्टेंस बता रहा है और टी टाइम, अगर ग्राफ ऐसा आ रहा है तो मतलब क्या है? इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है आपको। समझो कि ये लाइन है, तो टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, क्या डिस्टेंस बढ़ रहा है? ऊपर नीचे हो रहा है डिस्टेंस,
ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है नहीं ना, एक पोजीशन ही पे अटका हुआ है। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट पर है, ये मूव नहीं कर रहा है। ठीक, सबसे इजी ग्राफ। दूसरा, अगर अब बात करें इस ग्राफ की तो क्या हो रहा है, टाइम के साथ डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। एक इक्वल इंटरवल मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसी हिसाब से डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट है जो ये मूव कर रहा है, लेकिन ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है ना, मतलब एक रेगुलर इंटरवल ऑफ डिस्टेंस कवर कर रहा है, रेगुलर इंटर ऑफ टाइम है। ठीक है ना, एक कांस्टेंट स्पीड है। ठीक है ना, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है इसमें। ठीक, अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। ठीक है, एक तरीके से इसको कह लो कि इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है। तो इसमें क्या हो रहा है, स्पीड इज डिक्रीजेस। ठीक है, तो कैसे पता लगाएंगे स्पीड इज डिक्रीजेस, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ यहाँ पर। देखो स्लोप के बारे में आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप 9th में पढ़ो, सॉरी आप 11th में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर भी एक बार मैं रिवाइज कर दूँ। देखो स्लोप है, स्लोप इसे कहते हैं ना ढलान, ये स्लोप है। ठीक है, देखो अगर ये स्लोप अभी कम है और अगर ये वाला स्लोप मतलब ये वाली लाइन इससे इस लाइन से ज़्यादा स्टीप है, मतलब ज़्यादा 90 पे जा रही है, तो ये स्लोप इसका स्लोप ज़्यादा है। ठीक है, ये स्लोप ज़्यादा है। तो अगर हम इसमें देखें तो डिस्टेंस और टाइम का जो स्लोप होता है वो हमें वेलोसिटी बताता है या स्पीड बताता है, ये आपको याद रखना है। देखो तो इसका अब स्पीड डिक्रीज़ हो रहा है, कैसे पता लगाया, हम यहाँ पर स्लोप निकालेंगे। ठीक है, इस पॉइंट पर ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और इस पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। सॉरी ये इतना ज़्यादा हो गया। देखो व्हाट इस पॉइंट पे ऐसे लाइन खींचेंगे तो ये क्या होगा, ये स्लोप क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, ये ढलान कम हो रही है, तो इसीलिए स्पीड डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ऑन दी अदर साइड यहाँ पे देखो इस पॉइंट पर अगर स्लोप चेक करें तो ये ऐसे हो रहा है। ठीक है ना, स्लोप माने स्ट्रेट लाइन खींच दो पॉइंट पर, देखो ये स्लोप बढ़ रहा है तो स्पीड इंक्रीजेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था और इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएंगे, अभी आगे देखोगे भी आप। अब ये हमारा लास्ट ग्राफ है, इसमें हमें वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ दे रखा है। देखो एक और चीज़ है, वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है उसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, अभी आगे लिख दूंगा मैं। तो वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो रिलेशनशिप है वो कैसे हम पता करेंगे। देखो अगर देखो टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ रही है तो वो क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है ना, देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, मतलब एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर ही हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही होगी, अगर ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। दूसरा ग्राफ है कर्व वाला, तो अगर कर्व में जा रहा है तो हम स्लोप निकालेंगे। ठीक है, स्लोप निकालो यहाँ से, यहाँ पर इसका स्लोप ये हो रहा है स्टीप हो रहा है, मतलब ये स्लोप बढ़ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ रहा है। वेलोसिटी और टाइम में हमें एक्सेलरेशन मिलता है। तीसरा ग्राफ है कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट देखो टाइम के साथ वेलोसिटी एक पर ही अटकी, 5 मीटर पर सेकंड पर ही अटकी हुई है। ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, ये कांस्टेंट वेलोसिटी। और तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी पर एक्सेलरेशन 0 होता है, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कि अगर एक्सेलरेशन 0 है तो मतलब क्या है, उसकी जो वेलोसिटी वो चेंज ही नहीं हो रही, वो एक पॉइंट पर फिक्स है। ठीक है, डी एक्सेलरेशन या इसे कह लो रिटार्डेशन भी कहते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि टाइम के साथ वेलोसिटी कम होती है, उसको कहते हैं डी एक्सेलरेशन। और इसका एक साइन कन्वेंशन है, हम इसको डिनोट करते हैं नेगेटिव साइन से, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव दिखे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो माइनस में है, उसका मतलब ये कि वो उसकी जो वैल्यू कम हो रही है। ठीक है ना, उसकी स्पीड कम हो रही है। अब 2 क्वेश्चन है जो करते हैं लास्ट में, और प्रॉब्लम थर्ड, अगर ग्राफ वाले क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है कि डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ दे रखा है और ए और बी हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है। पूछा गया कि कौन सा ऑब्जेक्ट बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो अभी मैंने बताया कि डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ, हम इसका स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है, तो जिसका ज़्यादा स्लोप होगा उसकी ज़्यादा वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसका स्लोप ज़्यादा है। ठीक है ना, ए का स्लोप ज़्यादा है। ठीक है ना, तो इसीलिए हमारे पास आंसर क्या होगा, ए की स्पीड भी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लिख सकते हो नोट में। क्या है कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव अस वेलोसिटी, ये मैंने पहले बता दिया कि स्लोप होता है वो हमें वेलोसिटी देता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का।
ऑन दी अदर साइड अब अगर हमें वेलोसिटी और टाइम का स्लोप निकाले तो क्या मिलेगा हमें, एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि ग्राफ और उससे क्या रिलेशन है, ठीक है ना, उसके बारे उस बॉडी के बारे में क्या पता लग रहा है ग्राफ को देखकर, ये आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। तो फर्स्ट ग्राफ देखते हैं, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। टाइम के साथ वेलोसिटी सेम है, तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी एक ही पॉइंट पर अटकी हुई है। और वेलोसिटी और टाइम, तो वेलोसिटी कम हो रही है टाइम के साथ, तो क्या कह सकते हो आप, और यूनिफॉर्मली कम हो रही है, तो इसीलिए ये रिटार्डेशन होगा, ठीक है ना, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। और डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ क्या है, डिस्टेंस एक पॉइंट पर अटका हुआ है, देखो टाइम बढ़ रहा है लेकिन कोई इस बॉडी का जो डिस्टेंस है वो नहीं बढ़ रहा है, इससे क्या कह सकते हो कि वो बॉडी रेस्ट पर है ना। और ये फोर्थ ग्राफ है जो डिस्टेंस टाइम का, देखो अब मैंने बताया था स्लोप, अगर कर्व वाले क्वेश्चन आए तो आप स्लोप बना के चेक कर सकते हो बड़ी इजी से। तो आप कर्व पे स्लोप बनाओ, देखो स्लोप बढ़ रहा है, और डिस्टेंस टाइम का तो स्लोप बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है ना, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म तरीके से स्पीड बढ़ रही है, यहाँ पर स्पीड इंक्रीज होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज इंक्रीज, तो इसका आंसर ये होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट 2 करेंगे जिसमें हम सर्कुलर मोशन और इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड।